तूफान की वजह से आसपास रहने वाले कई स्थलीय जीव पल भर में खत्म हो गए थे, लेकिन ये तो प्रलय की सिर्फ शुरुआत ही थी। डायनासोर्स की उड़ने वाली प्रजातियां और विस्फोट वाली जगह से दूर डायनासोर जिंदा तो थे, लेकिन वह भूकंप के झटकों और विभिन्न परिवर्तनों को महसूस कर पा रहे थे। विस्फोट के लगभग 40 मिनट बाद धरती पर एकाएक आग के गोलों की बरसात होने लगी, जिसके हमले से ना तो उड़ने वाले डायनासोर बच पाए और ना ही दूसरे जीव। दरअसल उन आग के गोलों का निर्माण विस्फोट से बने गड्ढे की वजह से हुआ था। गड्ढे से निकले पत्थर और मिट्टी आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक गए और वापस धरती की तरफ आते हुए वायुमंडलीय घर्षण के कारण उन पत्थरों में आग लग गई। जब आग की ये चट्टानें धरती पर पड़ी तो उनके हमले से उड़ने वाले डायनासोर का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उड़ने वाले डायनासोर खुद को भूकंप के झटकों से बचाने के लिए हवा में तो उड़ सकते थे, लेकिन उनके पास आसमान से बरसने वाले आग के गोले से बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। डायनासोर्स खुद को बचाने के लिए धरती के किसी भी हिस्से में छिप नहीं सकते थे, क्योंकि पृथ्वी के हर पार्ट में तेज भूकंप की स्थिति बनी हुई थी। डायनासोर्स के अलावा उस उल्कापिंड के विस्फोट की वजह से कई स्थलीय और जलीय जीवों की प्रजातियां भी खत्म हो गई थी, जबकि पेड़ पौधे और जंगलों पर भी बुरा असर पड़ा था। उल्कापिंड के धरती से टकराने के लगभग 90 मिनट बाद पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक धूल के एक विशालकाय बवंडर का निर्माण हो गया, जिसके लिए विस्फोट से उठी भूकंपीय तरंगे जिम्मेदार थी। धूल का यह तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिसके रास्ते में आने वाली हर चीज और जीव का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से मिट गया था। पृथ्वी पर भूकंप के झटकों की वजह से ज्वालामुखी भी सक्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से उनमें भी भयानक विस्फोट होने लगा था। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली धूल, राख और गैसों ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रदूषण की एक मोटी चादर का निर्माण कर दिया था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का धरती तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल हो गया था। प्रदूषण की इस मोटी चादर की वजह से पृथ्वी पर जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, जिसे विकसित होने में करोड़ों साल का समय लगा। उल्कापिंड की टक्कर, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से निकलने वाला लावा और रेडिएशन की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, जो 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस तापमान में किसी भी जीव का ज्यादा समय तक जिंदा बच पाना नामुमकिन था, इसलिए जमीन पर रहने वाले विशालकाय जीव एक के बाद एक दम तोड़ने लगे। पृथ्वी पर भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे, क्योंकि पृथ्वी पर फैले विनाश के साथ पेड़ पौधे और जंगल नष्ट हो गए थे और जीव जंतुओं के पास अपना पेट भरने के लिए कोई साधन नहीं था। उल्कापिंड के धरती से टकराने से डायनासोर्स समेत जीवों की लगभग आधे से ज्यादा प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और सिर्फ 5% जीवों की आबादी ही अस्तित्व में थी। वहीं धरती का तापमान भी सामान्य से कई गुना बढ़ चुका था, लेकिन जीवन की विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी धरती पर अभी जीवन था, जिसे स्तनधारी जीवों के रूप में जाना जाता है। ये स्तनधारी जीव जमीन के अंदर रहते थे, क्योंकि विशालकाय आकार वाले मांसाहारी डायनासोर्स और दूसरे जीव उन्हें अपना भोजन बना लेते थे। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए स्तनधारी जीव जमीन में गड्ढा करके कई किलोमीटर अंदर रहते थे, ताकि उनको स्थलीय जीवों के आक्रमण का सामना न करना पड़े। जमीन के अंदर रहने की वजह से ही जब उल्कापिंड की पृथ्वी से टक्कर हुई थी, तो उससे निकलने वाली रेडिएशन, चमक और आग के गोलों के हमले से स्तनधारी जीव पूरी तरह से सुरक्षित बच गए थे। हालांकि भूकंप के झटकों की वजह से उन्हें जमीन पर ऊपर आना पड़ा था, लेकिन तब तक स्थिति उनके लिए सामान्य हो चुकी थी। स्तनधारी जीवों पर हमला करने के लिए अब कोई विशालकाय जीव धरती पर नहीं था। हालांकि उन्हें भी भूखमरी और प्रदूषण के अंधकार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये वही स्तनधारी जीव थे जिन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। उन्होंने मृत पड़े जीवों के शवों से मांस खाया, समुद्र के नमकीन पानी को पिया और बदलते परिवेश के साथ अपने शारीरिक अंगों में परिवर्तन करते चले गए। कुछ सालों तक अंधकार में रहने के बाद आखिरकार आसमान में प्रदूषण की मोटी चादर हटने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर सूरज की रोशनी आई। पृथ्वी पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। ज्वालामुखी शांत हो चुके थे, समुद्र की लहरें काबू में थी
और तापमान भी कम हो रहा था। पृथ्वी पर एक बार फिर पेड़ पौधे उगने लगे थे, जिसकी वजह से भोजन की कमी खत्म होने लगी और जीवों की 5% आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस तरह आज से 5.5 करोड़ साल पहले स्तनधारी जीवों से विकसित एक प्रजाति अस्तित्व में आई थी, जो दिखने में काफी हद तक बंदर की तरह लगती थी और उनकी आंखें सिर के ऊपरी हिस्से में थी। उसके दिमाग में फोरामेन मैग्नम नाम के छोटे से छेद में बदलाव आ रहा था, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ऐसे में दिमाग के पिछले हिस्से में फोरामेन मैग्नम बदलते समय के साथ सेंटर की तरफ आ गया था, जिसकी वजह से उस जीव की प्रजाति अब 2 पैरों पर खड़े होने लायक विकसित हो चुकी थी। यही प्रजातियां आगे चलकर इंसानों के पूर्वज कहलाने वाले थे, जिन्होंने बदलते प्राकृतिक परिवेश के कारण खुद में बदलाव को महसूस किया और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शारीरिक आकृति में बदलाव करते चले गए। किसी भी प्राणी के बदलने या उसके शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होने के लिए उनका डीएनए जिम्मेदार होता है, जो परिवेश के कारण बदलता रहता है। इस बदलाव के कारण ही लाखों सालों से जीव जंतुओं की शारीरिक आकृति और बनावट में परिवर्तन संभव हो पाए और पृथ्वी में प्रलय की स्थिति आने के बावजूद भी 5% जीवों की संख्या दोबारा से सैकड़ों की प्रजातियों में विकसित हो पाई है। अगर इतिहास को देखा जाए तो बंदरों को इंसान का पूर्वज माना जाता है, जिसकी शारीरिक आकृति में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन आए और वह आदि मानव से विकसित मानव तक का सफर तय कर पाया। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इंसानी शरीर मिलने से इस शरीर को कई तरह के विकास क्रम से गुजरना पड़ा था। ये प्रकृति का नियम है कि किसी भी नई चीज की शुरुआत के लिए पुरानी चीज का अंत होना बेहद जरूरी है, वरना नई चीज को निर्मित होने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर पृथ्वी से डायनासोर का अंत ही नहीं होता तो इंसान समेत विभिन्न जीव जंतु और दूसरी प्रजातियां अस्तित्व में ही नहीं आ पाती और पृथ्वी पर सालों साल डायनासोर का राज चलता। जाहिर सी बात है कि किसी भी परिवर्तन को देखने या उसे महसूस करने के लिए किसी भी जीव या इंसान का लंबे समय तक जीवित रहना जरूरी है। लेकिन इस धरती पर कोई भी अमर होने का वरदान लेकर नहीं आया है, इसलिए धरती पर जो कुछ भी घटित हुआ या जानवरों के आकार में परिवर्तन आए, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देखने के लिए नहीं मिले होंगे। तो आखिर कैसे बंदर जैसी प्रजाति ने खुद को 2 पैरों पर खड़े करने लायक बनाया होगा और कैसे उनके अंदर समझ विकसित हुई होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो का तीसरा भाग देखना होगा। अब तो आप समझ चुके होंगे कि डायनासोर्स की उत्पत्ति और उनके विनाश के पीछे असल वजह क्या थी। यकीनन उल्कापिंड से हुए विनाश की वजह से डायनासोर्स का अंत हो गया, लेकिन इस टकराव को इंसानी जीवन की शुरुआत मानना चाहिए, क्योंकि उल्कापिंड की उस टक्कर ने धरती पर नए युग को शुरू किया था, जिससे विनाशकारी मंजर तो हुआ, लेकिन बुद्धिजीव मनुष्य का अस्तित्व भी सामने आया। अगर आप इंसान की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।